हेलो बच्चों, प्रोबेबिलिटी में हम लोग पहुंच चुके हैं इस समय इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे। बहुत ही सरल है ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर। आपको बस इतना करना है कि सारे वीडियो लेक्चर्स सीक्वेंस में देखने हैं। अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो ये मैं गारंटी देता हूं कि आप प्रोबेबिलिटी में मास्टर हो जाएंगे। आपको डर नहीं लगेगा, आप प्रोबेबिलिटी के सवाल मिनटों में खत्म कर देंगे। शर्त यह है कि आप सीक्वेंस में देखिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें मैं उसमें बढ़िया से इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता आ रहा हूं। सीधे अगर आप जंप कर आए हैं इस वीडियो में तो देख लें, उसके बाद सीक्वेंस स्टार्ट करें जिससे सारी बात पकड़ पाएं। चलिए मुद्दे की बात समझते हैं। जैसा कि यहां पर नाम लिखा है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट कहते हैं ना, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या, कुछ स्वतंत्र होना चाहिए। तो अगर दो इवेंट्स एग्जाम्पल के तौर पर भी मैं करके भी दिखाऊंगा, मान लीजिए E और F दो इवेंट्स हैं जो कि किसी सेम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड है। वो एग्जाम्पल लूंगा अभी। एक इवेंट अगर हो जाती है, मान लीजिए F हो रही है या नहीं हो रही है, उसका कोई प्रभाव दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर नहीं पड़ता है, और दूसरी हो ना हो उसका पहली की प्रोबेबिलिटी पे नहीं पड़ता है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाती हैं। समझ में आई बात? फिर से एक बार, E और F दो इवेंट हैं, F हो या ना हो, लेकिन P प्रोबेबिलिटी ऑफ E नहीं बदलेगी। E हो ना हो, F की प्रोबेबिलिटी नहीं बदलेगी। दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गई। खैर, इस बात को और फील करने के लिए हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पर और करके दिखाते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हुए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं कि ताश की गड्डी में जो 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स, उसमें से हम दो कार्ड को दो इवेंट्स एसोसिएट करते हैं। पहली इवेंट क्या बोल देते हैं, देखिए आपको दिखाता हूं। दो कार्ड, दो पत्ते निकालेंगे और इक्वली लाइकली इवेंट्स होती हैं इसमें। इक्वली लाइकली का मतलब क्या है कि कोई भी पत्ते निकलने की संभावना सेम रहने वाली है। दो इवेंट्स पकड़ लेते हैं। इवेंट 1 जिसे E बोल रहे हैं और इसको लिख देंगे द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। स्पेड का मतलब हुक्म का पत्ता। और एक दूसरी इवेंट मान लेते हैं जहां लिख देते हैं द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, इक्का। तो ये आपने देख लिया। एग्जाम्पल के तौर पे हमने 52 पत्तों का खेल शुरू किया। 52 पत्ते, उनमें से दो कार्ड्स निकाल रहे हैं। सपोज करिए उसमें से E हमारा कोई एक इवेंट है जो हुक्म का पत्ता है और F है जो कि इक्का है। अब हम यहां पर कुछ बातें देखेंगे। अब यहां पर जो मैं क्या दिखाने वाला हूं वो पहले ही बताता हूं। मैं ये दिखाऊंगा कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या होगी। यहां पर देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E का जिक्र करें तो स्पेड, हुकुम के कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं हुकुम के। इतना आपको ताश की गड्डी में मालूम होगा। तो 13 फेवरेबल हो गए, टोटल हो गए 52। डिवाइड मारेंगे तो 1/4 आ जाएगा। इसी तरह मैं PF निकाल लेता हूं। PF है एस, इक्के, तो 4 इक्के पाए जाते हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ये 1/13 हो गया। ठीक। और दोनों की साइमल्टेनियस अकरेंस की बात करूं वो भी लिख देता हूं, जरूरत पड़ेगी, जिसे मैं E इंटरसेक्शन F कह रहा हूं या PEF भी कह सकते हैं। तो PF अगर कहेंगे तो PF का मतलब क्या हो गया, देखिए E इंटरसेक्शन F अगर बोले तो इसका क्या मतलब हो गया, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस ऑफ स्पेड्स, हुक्म का पत्ता हो गया। बस इतनी सी बात। तो अब हुक्म के पत्ते के लिए क्या मामला हो गया, हुक्म का पत्ता तो एक ही होता है फेवरेबल, और टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52। ये तीनों प्रोबेबिलिटी हमने लिख दी। अब हम यहां पे साबित क्या करेंगे, ये दिखाएंगे क्या कि E और F इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैसे कह सकते हैं कि F का होना ना होना P की प्रोबेबिलिटी को चेंज नहीं करता, और E का होना ना होना, हो जो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, PF की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं करता। अब इस बात अगर ऐसा है, जो कि है इस सवाल में, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगी, और कहीं पर ऐसा नहीं होगा तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं कहलाएंगी। इतनी सी बात है। चलिए चेक करते हैं, बातों को आगे समझते हैं। अब मैं एक कलर को चेंज करता हूं
और ये बताने जा रहा हूं कि PE अपॉन F, इसका क्या मतलब है कि F ऑलरेडी हो चुकी है, E होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो इसको आप जानते हैं, लिखा करते थे P इंटरसेक्शन F अपॉन PF। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, इंटरसेक्शन F का आपने निकाला 1/52 और यहां PF है, PF भी निकाला 1/13। आपने देखा कितना आ गया 1/4, देख पाए हैं। यानी F अगर हो गया है तो भी प्रोबेबिलिटी 1/4 है और F अगर नहीं हुआ है तो भी 1/4 है। इसी तरह वाइस वर्सा भी होना चाहिए, भी तो एक हुआ है। यानी इवेंट F का होना या ना होना, यहां तो था ही नहीं, कोई फर्क नहीं डालता प्रोबेबिलिटी ऑफ E पर। बड़ी अच्छी बात है। अब इस तरह हम F अपॉन E निकालते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं, इसी स्लाइड में दिखाना चाहता हूं आपको, और मैं कलर भी बदल लेता हूं। यहां पर लिख देता हूं PF अपॉन E। देखो ना बच्चों, अब इसको लिखोगे PF इंटरसेक्शन E। कितना आसान है ये, PE लिखा ना। अब कुछ करना थोड़ी है, F इंटरसेक्शन E या F इंटरसेक्शन E और E इंटरसेक्शन F तो एक ही बात होती है। ये तो मैं कई बार बता चुका हूं, इसीलिए मैं बस बोल रहा हूं कि सीक्वेंस में देखो दोनों एक ही बातें हैं। तो 1/50 यहाँ कॉपी पेस्ट, ये देखिए 1/52 और PE की चर्चा कहां से करनी है, 1/4 से। तो ये हमने कर दी 1/4 से, तो वैल्यू कितनी आ गई 1/13। अब देखिए E जब हुई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितनी, 1/13, और E जब नहीं हुई थी, मतलब ही नहीं है, नहीं हुई थी, तो PF कितनी, 1/13। यानी E के होने ना होने से प्रोबेबिलिटी ऑफ F नहीं बदल रही, 1/13। बात पकड़ में आ रही है। अब यहां ये साबित हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि E और F दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, स्वतंत्र हैं। ध्यान रखिएगा, अभी चर्चा को आगे ले जाऊंगा। यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं, E का होना प्रोबेबिलिटी ऑफ F पर असर नहीं डाल रहा है। एक और इवेंट आगे आती है जो 11th में पढ़े, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वहां पे कुछ और बातें कही जाती है, उसका डिफरेंस बहुत सुंदर तरीके से बताऊंगा आपको। आज तक इतना डिटेल्ड नहीं समझा होगा आपने, और एकदम सरल, एकदम बच्चों वाली बातें कि 8वीं क्लास के बच्चों को बैठा दीजिए, वो भी कहेगा हाँ मेरी समझ में आ गया, आप तो उससे 4 साल बड़े हैं। बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब है काफी आसान है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट में ज्यादा बोल दे रहा हूं, लेकिन आसान इतना है भाई। तो पकड़ में आई बात। तो यहां पर क्या कह सकते हैं, फिर से एक बार रिपीट मार रहा हूं जिसे घुस जाए दिमाग में आपके। F का होना या ना होना प्रोबेबिलिटी ऑफ E पे कोई फर्क नहीं डालता। E का होना या ना होना प्रोबेबिलिटी ऑफ F पर कोई फर्क नहीं डालता, सेम बनी हुई है। तो दोनों इवेंट्स इस दशा में इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाती हैं। और यहां पर आप बड़े प्यार से मक्खन की तरह लिख सकते हैं ब्लैक कलर से कि हियर E and F are independent events। बात समझ पाए, क्यों कह पाए, बिकॉज द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ E, मैं अपनी भाषा में लिखूं तो लिख सकता हूं द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ E does not impact, या अपनी भाषा में जो किताब में लिख लेना, does not impact the probability of F and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब क्या हो गया, अब जहां E है वहां F लिख दो भाई। E का होना ना होना F की प्रोबेबिलिटी पर असर नहीं डालता, और F का होना ना होना E की प्रोबेबिलिटी पर असर नहीं डालता, बस दोनों इंडिपेंडेंट हो गई। यही स्वतंत्रता की निशानी है। बात पकड़ में आई होगी मेरे ख्याल से। ये बिल्कुल एकदम मक्खन है, इसमें कोई कष्ट नहीं है, बल्कि मजेदारी है। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गई, मेरे ख्याल से आप पकड़ पाए होंगे। अब क्या होता है, हम कॉन्सेप्चुअली तो सीख चुके हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, लेकिन क्या हर बार हम इतना नाटक करेंगे?
तो कहते हैं भाई इसकी दूसरी भी डेफिनेशन कोई बता दी जाए जो थोड़ी मैथमेटिकल और जो करके देखे हो काम बन जाए, तो वो भी सीख लेते हैं बड़े आसानी से साहब। तो इसकी डेफिनेशन नंबर 2 भी कही गई, किताब में जो लिखी हो तो आप पढ़ ही लेंगे, मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूं। डेफिनेशन नंबर 2, उसमें क्या बोला गया? उसमें बोला गया कि अगर पी ई इंटरसेक्शन एफ, या आप पी ई एफ जिसे लिखते हैं उसको अगर मैं लिख पाऊं पी ई इंटू पी एफ, और इसी तरह अगर आप एफ इंटरसेक्शन ई की बात करें, दोनों बात एक होती है, आप समझदार हैं, फिर भी मैं लिख रहा हूं कि कोई बच्चा कंफ्यूज किसी कीमत पे ना हो जाए। भाई दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो कम्यूटेटिव है, रियल नंबर आते हैं यहां, तो ये यहां पर पी एफ ये 0 ना हो, तो उस केस में ये अगर हम दिखा पाए तो ये क्या चीज है, ये काफी है ये शो करने के लिए कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मजा आने लगा भाई पढ़ाते पढ़ाते। तो ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? इतने से अब सवाल ये उठा कि सर ये आपने छापा कहां से, अभी दिखाते है ना भाई, ये आया कहां से? तो ये बहुत प्रेम से आता है, और ये खुद ही कह रहा है कि मैं तो ऑलरेडी हूं भगवान के आशीर्वाद से, आप मुझे देखिए, तो प्रभु तो हर जगह मौजूद है, बस देखने की चिंता है। खैर देखिए मैंने लिखा E अपॉन एफ लिखा। अब E अपॉन एफ को आप लिखते हो P E इंटरसेक्शन F अपॉन पी एफ फॉर्मूले से, और आपने कहा है कि F का होना ना होना E पर कोई असर नहीं डालता। तो जब F का होना ना होना E पर असर ही नहीं डालता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E के बराबर हो गई है कहानी। हो गई नहीं हो गई मेरे बच्चों? और यहां पर आपने बोल रखा था कि PF की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिख दोगे? PE इंटरसेक्ट F इज इक्वल टू PE इंटू PF। देखो ये कितना सरल है, सो सिंपल। भाई इससे सरल क्या होगा बताओ? जब इससे सरल देंगे तो तुम्हारी तौहीन नहीं हो जाएगी, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, तुम्हारे लेवल का तो हो कुछ सवाल। खैर अभी ई अपॉन एफ की जगह पकड़ लो भैया एफ अपॉन ई, इट इज सो सिंपल एंड मजेदार। अब यहां पर लिख दो एफ इंटरसेक्शन ई, इतना सरल है कि मजा ही आ जाता है। ये देखिए अब यहां पर ई का होना ना होना एफ की प्रोबेबिलिटी पर असर ही नहीं डालता, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ये एफ हो जाएगा। इफ दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बात समझ रहे होगे? तो आप आसानी से इसको लिख सकते हो पी एफ इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू पी एफ इंटू पी ई, और जहां पर पी ई की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो, बस खेल खत्म हो गया। अब ये दो आपके पास कंडीशंस इक्वेशंस मिल गई, इन दोनों को आपस में बैठा दिया। जब बैठा दिया तो आप सुंदर तरीके से कह पाए कि पी ई इंटरसेक्शन एफ, या यही चीज पी एफ इंटरसेक्शन ई के बराबर ही होती है, और इसको जब भी आप पी ई इंटू पी एफ लिख सकोगे तो आप जहां पर पी ई और पी एफ 0 के बराबर ना हो, तो उस समय आप अगर ये शो कर पाते हो तो ये पक्की तौर पे आप दिखाने में कामयाब रहे कि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। बात समझ में आई होगी? ई एंड एफ कैसी हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। बस अब एकदम समझ लीजिए धुआं हो गया, धुआं बम की तरह लगा दिया है कैसे। अब इसको बेहतर समझने के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, वो थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग देंगे। बात थ्योरी में रिपीट करूंगा तो वो पकड़ने में थोड़ा सा मजा कम देता है। अच्छा, एग्जाम्पल करने से पहले बहुत ही स्पेशल बात हम लोग करने जा रहे हैं। अब क्या स्पेशल बात करने जा रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में डिफरेंस क्या होता है। ये कुछ पॉइंट्स बताऊंगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो जरूर ध्यान से देखिए और उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क की, नोट्स की, जो पॉइंट हमारे दिमाग में होने चाहिए। मैं उसका भी जिक्र कर लेता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। पहला पॉइंट क्या है
सबसे कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो हम समझ चुके थे। कब हम बोलेंगे कि दो इवेंट डिपेंडेंट इवेंट्स है, तो टू इवेंट्स आर सेट, टू इवेंट्स E and F are said to be dependent events, said to be dependent। ये क्या है? डिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट इवेंट्स है। इफ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, इफ दे आर नॉट डिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट, यानी जो इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है वो डिपेंडेंट इवेंट्स है। मतलब यहां पर अगर PE इंटरसेक्शन F का जिक्र किया जाए तो डिपेंडेंट इवेंट में वो PE इंटू PF के बराबर नहीं होगा। बस इतनी सी बात है। तो हम उन सब इवेंट्स को डिपेंडेंट बोलेंगे जो कि इंडिपेंडेंट ना हो, और ये इंडिपेंडेंट नहीं है इसलिए ये डिपेंडेंट है। ठीक है, दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का ME लिखा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, बोथ आर टोटली डिफरेंट थिंग्स, टोटली डिफरेंट इवेंट्स। क्यों? समझो, कई बार लोग इससे कंफ्यूज करते हैं, उस कंफ्यूजन को मिटा रहा हूं, इंपॉर्टेंट भी है जानना। देखिए, जब हम इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करते हैं तो वी रेफर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। मतलब आपने ध्यान दिया होगा, हमने बोला था E अपॉन F इज इक्वल टू PE, यानी F का होना ना होना प्रोबेबिलिटी ऑफ E पर फर्क नहीं डालता। प्रोबेबिलिटी ऑफ E, पकड़ पा रहे हो? शब्द को पकड़ो, यहां पर जिक्र किया जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स में। ठीक है, कि F का होना ना होना E की प्रोबेबिलिटी पर कोई असर नहीं डालता। जब हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करते हैं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हम बोलते हैं कि दो इवेंट्स एक साथ नहीं घट सकती। बोथ इवेंट्स कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, यानी दे आर, वो क्या होती हैं? डिसजॉइंट सेट्स होती हैं, अलग अलग होती हैं। उनको प्रोबेबिलिटी का जिक्र नहीं किया जा रहा है। किसका रिफर कर रहे हैं हम लोग? वी आर referring to the only events. We are independent event, we are referring to the probability of events. और in mutually exclusive we are referring only events, not probability of events. बात पकड़ में आ रहा है ना? mutually exclusive जब events बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए एक पासा फेंका आपने, mutually exclusive लेवल में पढ़ी है, इवेंट नंबर वाले एक हो गए, 2 4 6 लूडो का पासा फेंका, ऑड नंबर वाले अलग हो गए, 1 3 5। तो बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी का कहीं जिक्र नहीं है। एक होगी तो दूसरी नहीं हो सकती, दोनों साथ में नहीं हो सकती। एक हो जाएगी तो दूसरे को होने से रोक देगी, दूसरी होगी तो पहले को होने से रोक देगी। साफ साफ मतलब है दोनों एक साथ नहीं घटेंगी। तो वैसी इवेंट्स कहलाएंगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जहां पर हम इवेंट्स का जिक्र करते हैं, जब भी रिफर करते हैं इवेंट्स का। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स की बात करते हैं। अब देखिए, यहां एक और बढ़िया चीज क्या होती है कि इंडिपेंडेंट इवेंट में हमारा आउटकम, इंडिपेंडेंट इवेंट में वी कैन हैव कॉमन आउटकम। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में नहीं हो सकता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में वी कैन नॉट हैव कॉमन आउटकम। समझिए, अभी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया था जिसमें हम लोगों ने EF का जिक्र किया था इंडिपेंडेंट समझाने के लिए, लिया था ना। E को बोला था कि वो स्पेड कार्ड है, अभी जो समझाया है, और F को बोला था वो इक्का है। फिर E इंटरसेक्शन F दिखाया था कि वो इक्का है स्पेड का। तो देखिए, कॉमन तो हो गया ना। अगर मैं बनाऊं यहां पर, समझो E बनाऊं और यहां F बनाऊं, तो ये जो बीच का एरिया है छोटा सा कॉमन, ये
ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हुकुम का इक्का, एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ स्पेड। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का जिक्र कर रहा हूं, तो ये कॉमन हो गया ना, एस ऑफ स्पेड, जो हुकुम का भी पत्ता है और इक्का भी है। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब बनाऊंगा, ये इंडिपेंडेंट इवेंट का जिक्र ही है, ध्यान देना, इतना बढ़िया आपको किताब में नहीं मिलेगा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात कर रहा हूं, इस समय ये वेन डायग्राम आया। और अगर मैं बात करूं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हमारा जो डायग्राम आएगा वो टोटली डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, ई अलग एफ अलग, डिसजॉइंट सेट्स, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। डिसजॉइंट, स्पेलिंग सही कर लेना, कहीं कुछ लिख गया हूं, क्योंकि जब मैं लिखता हूं तो आगे सोच रहा होता हूं, तो ये लिखने में तकलीफ हो जाती है कभी कभी। मेरी बात आप समझ पाए होंगे। तो ये ई और एफ, यहां पर ये जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती हैं, ये दोनों में, दोनों जो इवेंट्स हैं वो इवेंट्स आपस में कुछ भी कॉमन नहीं रखती। दोनों का फर्क जानना जरूरी है। अगर दोनों का फर्क आप अच्छे से समझेंगे तो किसी सवाल में गड़बड़ नहीं होगी। और देखिए कुछ और इसी में बातें कर लेते हैं जिससे बात को पूरा पकड़ पाएं। अब हमने देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात की थी, और फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हम ये जान रहे थे कि अगर दो इवेंट हमारे पास हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इंडिपेंडेंट है तो इसको लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी। और जहां पर अगर हमारा पी ए जीरो नहीं है और पी बी जीरो नहीं है, ध्यान देना, ये भी जीरो नहीं है, ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, अब ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी जीरो नहीं होगा, है कि नहीं? दोनों में से कोई क्वांटिटी जीरो है ही नहीं। इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी कोई ना कोई रियल नंबर आएगा। प्रोबेबिलिटी इसलिए 0 1 के बीच आएगा या 0 1 आएगा, कोई जीरो नहीं, रियल नंबर होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। रियल नंबर समझाने के लिए लिख दिया नॉट इक्वल टू जीरो, बात को पकड़े रहना जो बोल रहा हूं। तो इससे आपने क्या देखा कि पी ए इंटरसेक्शन बी हमारी कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है, तो कभी भी ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता। मतलब ये जो वेन डायग्राम है, यहां पर ए बी में ये वैल्यू कुछ ना कुछ आ गई, क्योंकि पी ए जीरो नहीं है, पी बी जीरो नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी जीरो नहीं है, तो कुछ तो होगा तो वैल्यू दे रहा है। तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट हुए क्या? नहीं हुए। अगर ये डिसजॉइंट नहीं हुए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कभी हो ही नहीं सकते। तो अगर ये सिचुएशन बनती है कि दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग जीरो के बराबर नहीं है, तो ए एंड बी कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इतना बढ़िया तरीके से ना एनसीईआरटी में है ना कहीं और आपको देखने को मिलेगा। अगर ध्यान से आप समझ लेंगे, सपने में भी गलती नहीं होगी। दिस इज क्रिस्टल क्लियर, वेरी इजी, बस थोड़ा सोचते चले जाना है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये जो पॉइंट मैंने लिखा, कलर फिर से बदलेंगे, कि फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स ये फॉर्मूला था, दोनों अगर नॉन जीरो इवेंट्स हैं तो उस केस में पी ए इंटरसेक्शन भी कोई भी वैल्यू देगा जो जीरो के बराबर नहीं है। अगर कुछ वैल्यू देता है तो ए और बी में कुछ कॉमन होगा, तभी तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकली है। इसका मतलब क्या है कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते। तो यहां से एक इन्फ्रेंस हमने निकाला कि जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की अगर प्रोबेबिलिटी अलग अलग जीरो के बराबर नहीं है तो वो कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकती। और इसी का वाइस वर्सा भी ट्रू रहता है। जैसे मैं बात करूं कि अगर हमारी इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अब देखिए यहां पर, अब अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो वेन डायग्राम के अनुसार उसके ए बी में कोई भी लेन देन नहीं होगा, और ए और बी नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है। तो यहां पर अगर बातचीत की जाए कि पी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, पी बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक, तो ये कभी भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं होंगी, क्योंकि जब आप पी ए इंटरसेक्शन बी को लिखोगे इंडिपेंडेंट की भाषा में तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी यहां क्या है? शून्य। बस भाई इस केस में जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो कुछ कॉमन एरिया है ही नहीं, तो कॉमन एरिया नहीं तो इसका जब निकालोगे इंटरसेक्शन बी तो कितना आएगा? जीरो आएगा ना, कुछ कॉमन है ही नहीं। तो यहां लिखोगे जीरो और यहां पी ए पी बी जीरो नहीं है तो कुछ गिनती आ जाएगी, सम नंबर,
विच इज नॉट इक्वल टू 0। भाई पी ए पी बी 0 नहीं तो मल्टीप्लाई करोगे कुछ नंबर निकलेगा, तो सपोज 0 निकला, इधर मान लीजिए 0.5 निकला, तो ये बराबर ही नहीं है, यानी ये इंडिपेंडेंट नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी, कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। बहुत ही बढ़िया तरीके से अगर आप बारीकियां समझ लेंगे, कोई सवाल कुछ हिला नहीं सकता आपका। ये इतना ये सब बना के तो आपका एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने खुद दिमाग लड़ाया कि आपको मैं सरल भाषा में बता सकूं। अब इसका जिस्ट क्या पकड़ा हमने इसका निचोड़ ये पकड़ा कि अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है तो कभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकती, और जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी पी ए पी बी नॉन जीरो है वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। इतनी बात हमने पकड़ी, बात पकड़ में आ रहा है ना? तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगी कभी अगर पी ए पी बी जीरो नहीं है, और इसी तरह इंडिपेंडेंट वाली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो पाएंगी। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स टोटली अलग अलग ग्रह के निवासी हैं। इसको ऐसा मत समझना कि दोनों एक हैं। बात पकड़ में मेरे ख्याल से पूरी ही बढ़िया तरीके से आ गई होगी। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, थ्योरी जो इसमें दी गई है, जो बहुत ही अच्छी है, और यही बारीक पॉइंट्स आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने बात की थी कि जो ई और एफ जो इवेंट्स हैं वो एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड होनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए हम दो एक्सपेरिमेंट की बात करें, इन टू एक्सपेरिमेंट्स, अगर हम दो एक्सपेरिमेंट्स की बात करें, सपोज कर लीजिए एक एक्सपेरिमेंट ए है, दूसरा एक्सपेरिमेंट बी है, और कोई इवेंट जो एसोसिएटेड है, ई एसोसिएटेड ये इवेंट है, ये ए से एसोसिएटेड है, एफ एक इवेंट है जो कि बी से एसोसिएटेड है, ये एक्सपेरिमेंट है और ये एक्सपेरिमेंट है। ठीक, तो अगर मैं बोलूं कि ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, या एक्सपेरिमेंट की बात करें कि दो एक्सपेरिमेंट को कब हम बोलेंगे कि ये इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, व्हेन वी से दैट टू एक्सपेरिमेंट्स आर इंडिपेंडेंट। हम इन दो एक्सपेरिमेंट को तब बोलेंगे जब इनका जो पेयर है, पेयर का मतलब एक साथ अकरेंस ई इंटरसेक्शन एफ हो और वो वैल्यू पी ई इंटू पी एफ के बराबर आ जावे। तो जब ये सिचुएशन हो जाएगी तो हम बोल देंगे कि ये दोनों एक्सपेरिमेंट हमारे इंडिपेंडेंट हैं। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं, इसको भी दिमाग में रखिए कि टू एक्सपेरिमेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ फॉर एवरी पेयर ऑफ इवेंट्स। ये कहानी जो कही जा रही है, एवरी पेयर, ध्यान रखिएगा, एवरी पेयर ऑफ इवेंट्स, सभी पेयर ऑफ इवेंट्स में हम इस चीज को फॉलो करा पाए तो दो एक्सपेरिमेंट को हम बोल देंगे इंडिपेंडेंट। अभी इससे पहले जब ईएफ की बात करते थे तो सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड करते थे। मतलब अभी तक जो बात की थी, थोड़ा मैं बता इसलिए रहा हूं कि फर्क समझिएगा, वहां रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ही था, इसी के दो हमारे इवेंट्स हुआ करती थी। ये इवेंट है और ये एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, ये पहले की बात है, ये अभी की बात कर रहे हैं कि दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट को कब हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट है, जो सभी पेयर के लिए ई और एफ जो आ रही है वो इंडिपेंडेंट आ जावे। अब बात करते हैं, मान लीजिए तीन इवेंट्स हमारे पास हैं, तो तीन इवेंट्स अगर हमारे पास हैं तो वो कब इंडिपेंडेंट कहलाएंगी, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 कह देते हैं, ये शायद पॉइंट नंबर एनसीईआरटी के हिसाब से 3 था। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। जैसे सारी हमारी थ्योरी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चौथे नंबर में सपोज करिए 3 इवेंट्स आर देयर, 3 इवेंट्स ए बी सी जो कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, आर सेड टू बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तो 3 इवेंट्स को म्यूचुअली इंडिपेंडेंट आप कब मानेंगे, जब हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी को हम पी ए इंटू पी बी लिख सके। पी सभी का पेयरिंग लेना होगा, ए का सी से ले लो तो पी ए का हम पी सी लिख सके, फिर हम पी बी सी ले लेते हैं, इसको हम पी बी इंटू पी सी लिख सकें, और फिर तीनों का एक साथ ए
BC PA इंटू PB इंटू PC। ये चार जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ये चारों इक्वेशंस ट्रू होनी चाहिए। ऑल ऑफ 4 और मस्ट बी ट्रू। तब हम ये कह पाएंगे कि ये तीनों जो इवेंट्स थी ABC, ये B ठीक से नहीं लिखा, आप समझ तो गए होंगे, वैसे फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि कहीं कुछ कमी रह ना जाए। तो ABC जो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, वो तब म्यूचुअली इंडिपेंडेंट कहला सकेंगी बेटा जब ये चारों इक्वेशन को वैलिडेट कर दें। इनमें से कोई भी एक इक्वेशन अगर ब्रीच हो जाती है, मतलब कोई भी एक इक्वेशन को ये फॉलो नहीं कर पाता या अनट्रू हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो उसे हम बोलेंगे डिपेंडेंट इवेंट्स। समझ पाए ना? अगर ABC में से ये चारों में से कोई भी फॉल्स हो गई, तब ये क्या कहलाएंगे? इंडिपेंडेंट की जगह डिपेंडेंट इवेंट्स। ये इसकी कहानी है। अब इसके आगे की बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल, जैसे और आप बेहतर तरीके से सीख पाए। आइए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। आइए तो बच्चों करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 है ये, और 10 को परफॉर्म करते हैं। बहुत ही सरल, और हमें थोड़ा सा इससे अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। तो लिखा है, डाई इज थ्रोन, एक पासे को फेंका गया है। इफ ई इज द इवेंट द नंबर अपेयरिंग इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो देखिए ई जो इवेंट है, मैं लिख देता हूं, पहले तो मैं सैंपल स्पेस लिख देता हूं उस पासे का। 1 2 3 सब जानते ही हैं, 4 5 6। अब ई इवेंट्स का क्या सेट, कौन कौन से एलिमेंट होंगे? मल्टीपल ऑफ 3। तो भाई 3 हो सकता है या 6 हो सकता है, यही तो 2 मल्टीपल है 3 के। फिर कह रहा है एंड एफ बी द इवेंट द नंबर अपेयरिंग इज इवन। एफ क्या है? इस पे पाया जाने वाला नंबर इवन है, 2 4 6। बहुत अच्छी बात। देन फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। ये पता करना है कि ई और एफ हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है कि नहीं। ये हमेशा ध्यान रखिए, मैथमेटिकली दिखाने के लिए अगर हम ये शो कर दें पी इंटू पी एफ, तो हम ये कह सकते हैं कि ई और एफ, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। बस अब इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। पी पी एफ तो यहीं से निकाल लेंगे, या लगे हाथ कर ही दो। पी का मतलब क्या हो गया? 2 है फेवरेबल, टोटल है 6। पी एफ का मतलब क्या हो गया? 3 है फेवरेबल, टोटल है 6। 1/3 और 1/2, ये तो निकाल मारा हम लोगों ने। अब ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं। अब देखिए पी ई इंटरसेक्शन एफ की बात आती है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की बेटा। तो हम ये बड़े आसानी से जान जा रहे हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा। तो यहां पर आपने देखा ई और एफ में कॉमन केवल 6 ही है। तो पी ई इंटरसेक्शन क्या एफ क्या आ गया बेटा? फेवरेबल एक एलिमेंट आया और टोटल थे 6 साहब, तो 1/6। तो इसकी वैल्यू हो गई 1/6। वैल्यू रख के देख लेते हैं। LHS हमारा कितना आ गया? 1/6 ये LHS। और RHS में हमारा क्या है? PE है इंटू PF है, और PE की वैल्यू थी 1/3 इंटू 1/2। ये देखिए 1/6 आ गया। तो यहां से आप देख पाए, अब यहां लिख सकते हैं हेंस PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू PE इंटू PF। अब इसका मतलब क्या है कि बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, बोथ E एंड F आर इंडिपेंडेंट, इस लिख लीजिएगा इवेंट्स। ये इवेंट्स हो गई। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, जैसे ये थोड़ा सा कहीं ऐसा ना हो कि आपको दिख ना पा रहा हो, दिख रहा होगा वैसे, थोड़ा सा केयरफुल रहते हुए। तो ये 10th नंबर का सवाल था। आप इस तरीके से इसको 10 नंबर के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। कॉपी कर लीजिए बेटा। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें किया जा सकता है। ये भी वही सवाल, टॉपिक वही चल रहा है। तो एग्जाम्पल 11 है, एन अनबायस्ड डाई। डाई मतलब वही पासा, अनबायस्ड मतलब कोई भी गड़बड़ी नहीं की गई कि घिसा के कोई फेवर करने लगे किसी को। इस थ्रोन ट्वाइस, 2 बार फेंका गया है पासा। ठीक है साहब, अगर 2 बार आप डाई को फेंकेंगे तो जो सैंपल पॉइंट्स होंगे सैंपल स्पेस में, वो कितने होंगे?
36 यानी NS की बात करें तो वो आ जाएगा 36। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री इवेंट्स। 36 एलिमेंट्री इवेंट्स होंगी 6x6, 6x6 से आता है ये 36, आपको मालूम होगा। एक बार फिर 6 नंबर, दोबारा फिर देखा 6 नंबर, और 10th क्लास में खूब 36 बनाए हैं आपने, 1 से शुरू करके। लेट द इवेंट ए बी ऑड नंबर। ए हमारा क्या है? ऑड नंबर है। अब मेरे ख्याल से बना, अगर मैं समझाऊंगा बना के तभी ज्यादा समझ आएगा, ऐसा लगने लगा है मुझे। खैर, लिखा ए बी ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। हाँ, ये समझाने के लिए आपको थोड़ा सा मैं बना देता हूं सैंपल स्पेस, वहां से पकड़ पाएंगे आप। देखिए सैंपल स्पेस पकड़ा और मैंने नंबर लिखा 1 2 1 1 से स्टार्ट करना होगा, 1 1 फिर 1 2, जैसा आपने क्लास शायद मैं लिख ही देता हूं एक बार, तो सारे नहीं लिखूंगा, कुछ सीक्वेंस लिख के छोड़ देंगे हम लोग। फिर 2 1 से शुरू करते हैं, ये रहा 2 2 बेटा, और इसी तरीके से चले जाएंगे तो 2 6 आ जाएगा, और यहाँ पर इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे तो 6 1 मिलेगा, ये मिलेगा 6 2, और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते यहाँ मिलेगा 6 6। ये सैंपल स्पेस हो गया। अब यहाँ पर ए की बात की जाए तो जो पीए है, कलर बदल लेता हूँ, वो ये बोल रहे हैं भाई टोटल तो होगा 36 आउटकम, उसमें से ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, तो पहले वाले थ्रो पर आपको ऑड नंबर चाहिए। आप समझ पा रहे होंगे, तो देखिए पहले वाले में पहली सीरीज पूरी ऑड की है, दूसरी नहीं, दूसरी तो इवन से स्टार्ट है, 2 2 2 तो इवन है। इस तरीके से 3 सीरीज ऑड से स्टार्ट है और 3 सीरीज इवन से, टोटल 36 है, तो 18 फेवरेबल हो गए। ये वैल्यू हो गई 1/2। फिर से एक बार, ये कह रहा है कि जो फर्स्ट थ्रो है, फर्स्ट थ्रो इससे बोल रहे हैं, ये दिस इज द फर्स्ट थ्रो, इसमें ये फर्स्ट थ्रो है ना, तो जो पासा फेंके उसमें जो पहला नंबर है वो इनको चाहिए ऑड, तो ये पहला वाला ऑड मिला, ये तो ऑड मिला नहीं, ये फर्स्ट थ्रो था लेकिन ये ऑड नहीं है। ठीक, तो ऐसे कितने मिलेंगे? 3 रो मिलेंगी, 18 नंबर। ठीक, इसी तरीके से बी द इवेंट ऑड नंबर ऑन द सेकेंड रो। सेकेंड रो का मतलब किनारे वाला है, अब किनारे में भी वही 18 मिलेंगे, टोटल 36 हैं, तो ये पीबी हो जाएगा अगेन हमारा 18/36 विच इज इक्वल टू 1/2। मेरे ख्याल से बात पकड़ पा रहे होंगे। चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी। तो देखिए ए और बी का तो निकाल ही लिया, इंडिपेंडेंस चेक करने का मामला वही है कि पी ए इंटरसेक्शन बी को हम पी ए इंटू पी बी साबित कर ले जाएं। अगर ये हो जाएगा तो हम कह देंगे इंडिपेंडेंट है, और ना कर पाए तो फिर नहीं है। अब ए इंटरसेक्शन बी का जिक्र करते हैं, फिर से कलर बदलेंगे। अब पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि पहले वाला भी ऑड हो नंबर और दूसरा वाला भी ऑड नंबर हो। तो पहला वाला ऑड, दूसरा वाला भी ऑड, इसमें कितने मिले आपको? 3 मिले भाई, पहला ऑड दूसरा ऑड, पहला ऑड ये मिला, ये मिला और ये मिला, दोनों ऑड नंबर। दूसरे में तो आपको मिल ही नहीं पाएगा, इवन से ही स्टार्ट है। फिर तीसरी रो में मिलेगा तो एक में मिले 3 और 3 रो में मिलेंगे तो टोटल 9 हो गए, 9 मिलेंगे ऑड ऑड, 9 फेवरेबल केसेस होंगे, तो 9/36। अब देखिए दोनों की 9/36 का मतलब है 1/4, और ये दिख रहा है 1/2 इंटू 1/2 1/4, पहले ही सॉल्व हो गया। मैं छोटा कर लेता हूं, यही लिख देता हूं। अब यहां पर आप साफ तौर पे देख पाए कि पी ए बाई बी जो यहां वैल्यू रखी गई 1/4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2। अब ये आ गई ना वैल्यू पी ए पी बी, हेंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जहां कभी मैथमेटिकली दिखाना हो इंडिपेंडेंट इवेंट्स को, आप हमेशा इसी वाली डेफिनेशन को यूज करते हुए दिखाइएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी आपने कर लिया, इसको भी नोट कर लीजिए बेटा। हम लोग करेंगे अब अगले एग्जाम्पल की तरफ, इसको जल्दी से नोट कर लें और करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12। इसमें 3 कॉइन का जिक्र है, उसको भी पकड़ेंगे और करेंगे। देखते हैं क्या सवाल है। 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 3 सिक्के को एक साथ उछाल दिए हैं। ठीक है साहब, कंसीडर सैंपल स्पेस बना लो।
तो 3 सिक्के को उछालोगे तो वही 8 केसेस बनते हैं, तो कई बार कर चुके होगे। हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, फिर हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और अंत में टेल टेल टेल। ये देखिएगा तो 8 आउटकम मिल रहे हैं आपको। एक का मतलब है सारी की बात कर रहा हूं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर है। आगे पढ़ते, कंसीडर द इवेंट ई। एक कोई इवेंट ई है, 3 हेड्स और 3 टेल्स लिखा, 3 हेड आवे या 3 टेल आए। तो आप समझदार हैं, इसका कहानी है 3 एच का या है 3 टेल का, एकदम साफ तौर पे हमें को दिखाई पड़ रहा है। एक दूसरी इवेंट इसने बोली है एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड चाहिए, 3 भी चलेंगे। तो 2 हेड का मतलब हो गया एच एच टी, और ये एच टी एच, टी एच एच, कम से कम 2 और 3 वाला भी चलेगा। ये कहानी हो गई एफ की, 4 नंबर इसके पास है। अब बात करते हैं एंड जी एट मोस्ट 2 हेड्स। जी के पास एक और इवेंट है जिसमें बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चाहिए। तो ये 2 हेड वाले तो पहले लिख ही लो, ये तो चलेंगे ही। एच एस टी, एच टी एच, टी एच एच, और एच 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 नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 2, टेल आ जाएगा 3। ये मैंने जी बना दिया साहब। अब कह रहा है ऑफ द पेयर्स ई एफ, ई जी, एफ जी विच आर इंडिपेंडेंट, विच आर डिपेंडेंट। तो ये 3 पेयर बनाए हैं, इसमें इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी हमको दिखानी है। ठीक है, तो हमें ई इंटरसेक्शन एफ और एफ इंटरसेक्शन एच चाहिए होगा, तो पहले ही निकाल लेते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ई इंटरसेक्शन एफ। ये देखिए कितना आएगा। ई और एफ में कौन सा कॉमन दिख रहा है? केवल ट्रिपल एच कॉमन दिख रहा है यहां पर, ये लिख दिया। फिर ये ई और जी का जिक्र कर रहा है, तो ई जी में देखते हैं कौन सा कॉमन है। तो ई और जी में कॉमन के तौर पे ट्रिपल टी कॉमन है, और फिर एफ और जी का जिक्र कर रहे हैं ये। तो एफ और जी में क्या कॉमन है? तो यहां पर आप देखेंगे ये 3 भाई साहब कॉमन है, एच एच टी, एच टी एच, फिर टी एच एच, ये कॉमन है। ये तीनों हम लोगों ने लिख लिए। अब सारी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, सवाल हो जाएगा खत्म। ठीक है साहब, फिर से कलर बदलना चाहूंगा। ई एफ के लिए बात करते हैं, तो फॉर ई एंड एफ, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो। फेवरेबल कितना है? 1 फेवरेबल है। सैंपल स्पेस में एलिमेंट्री पॉइंट्स 8 हैं, तो 1/8 हो गया। पी ई निकाल लेते हैं। पी ई का मतलब है यहां से 2 फेवरेबल एलिमेंट है, तो ये 2/8 हो गया। और पी एफ निकाल लेते हैं, तो पी एफ का मतलब है 2 2 4 4/8 हो गया। तो 4/8 का मतलब 1/2, इसका मतलब 1/4। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या इसके बराबर है? तो हम देखते हैं पी ई इंटू पी एफ हमारा 1/4 इंटू 1/2 आ रहा है, विच इज इक्वल टू 1/8, यानी पी ई इंटरसेक्शन एफ के। तो हमारा ई एंड एफ इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो इससे रेफरेंस क्या निकाला? ऊपर थोड़ा ले जाना होगा, चलिए यहां लिखते हैं। अब यहां पे लिख सकते हो देयरफॉर या हेंस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मेरे ख्याल से बात आप पकड़ पाए होंगे। ये पहला पेयरिंग चेक हो गया है। दूसरे पेयर की तरफ चलते हैं, और दूसरा पेयर हमारे पास था जहां पर ई और जी को फॉर ई एंड जी का जिक्र करते हैं। तो पी ई इंटरसेक्शन जी की बात करते हैं। तो ई इंटरसेक्शन जी देखिए 1 था, तो 1/8 हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। पी ई वो निकाली थी, पी ई 1/4, ये देखिए पी ई निकली 1/4। और फिर निकाल ली हमने पी जी। पी जी कितनी है? 4 है इसमें, तो 4/8, तो अगेन 1/2। अगेन आपने क्या देखा कि पी ई इंटू पी जी की वैल्यू हो गई 1/4 इंटू 1/2, विच इज इक्वल टू 1/8,
एंड दिस इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन जी। तो ई और जी भी इंडिपेंडेंट हो गए, थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा। तो अब यहां क्या लिख सकते हो, ई एंड जी आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। ये ध्यान रखिएगा, ये ब्लैक से मुझे हाईलाइट, किसी हाईलाइटर तो यहाँ पता नहीं कैसे यूज होता है, एनीवे आप ये अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, इससे आपके दिमाग में आप पकड़ लेंगे इसको, है ना। ऐसे निशान लगा दिया, ऐसे लगा दिया। तीसरा वाला पेयर लेते हैं एफ एंड जी का, थोड़ा उसको और ऊपर ले जाना चाह रहा हूँ। तो थर्ड पेयर की बात करते हैं फॉर, कहाँ पहुँचे थे, एफ एंड जी, एफ एंड जी। तो पी एफ इंटरसेक्शन जी की बात करते हैं, एफ इंटरसेक्शन जी। ये हमारे तीन केसेस फेवरेबल हैं। तो 3/8 आप देख पाए होंगे। अब 3/8 लिखा, पी एफ निकाल लो यहां पर, पी एफ तो निकाला भी था कहीं, 1/2 आया था, और पी जी भी निकाला है, 1/2 आया है। अब यहां पर देखिए 1/2 करोगे तो 3/8 नहीं आ रहा है। अब इसको हमने यहां पर पी एफ ऐसे शो करके दिखा देना, पी जी लिखा आपने, तो 1/2 लिखा, 1/2 लिखा, दिस इज 1/4 विच इज नॉट इक्वल टू पी एफ इंटरसेक्शन जी। ये एफ है, इसका मतलब क्या हो गया, एफ एंड जी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मेरे ख्याल से आप बात पकड़ पाए होंगे, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ और तो नहीं पूछा है, शो सब कर दिया है। विच आर इंडिपेंडेंट, विच आर डिपेंडेंट, ये हम शो कर चुके हैं। ये सारी कहानी आप समझ गए यहाँ से। तो लास्ट वाली एफ जी हमारी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बाकी तो समझ गए होगे। तो यहाँ मैं रोकता हूँ, आ जाओ, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, फिर अगला सवाल हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, लेकिन इसको नोट कर लें। मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा, थोड़ा उसको और ऊपर ले जाता हूँ, बस यही करना है, बहुत आसान है, इसमें कोई टेंशन नहीं। इस तरीके से देखिए कॉपी कर लीजिए आप, मेरे ख्याल से ये भी आपने कॉपी कर लिया होगा। आगे की चर्चा करते हैं, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको टिक भी कर लें, एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे हाँ मेरे ख्याल से दिख रहा होगा बराबर। तो अब देखिए लिखा है, प्रूव दैट इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। इसमें इसके सवाल को करने के बाद एक नोट भी आपको बताऊंगा, वो भी आगे सवालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस सवाल को एज ए थ्योरम यूज किया जाता है इस क्वेश्चन को। खैर यहां लिखा है ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो मतलब हो गया पी ई इंटू पी एफ है। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। देन सो द इवेंट्स ई एंड एफ कंप्लीमेंट, ई एंड एफ कंप्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट है, ये शो करना है। ये बड़ा अच्छा सवाल है। बेसिकली आप देखेंगे जो नोट में बताऊंगा, अगर ई और एफ हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो इनके चारों पेयर, मतलब ई एफ अगर है तो ई एंड एफ कंप्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, ई कंप्लीमेंट एंड एफ भी इंडिपेंडेंट होगा, और साथ में ये भी इंडिपेंडेंट होगा। अगर इनमें से एक भी इंडिपेंडेंट है तो ये चारों खिलाड़ी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो एग्जामिनेशन में कभी कुछ भी प्रूफ करने का कर भी सकते हैं, और एज ए थ्योरम इसको इस्तेमाल करेंगे सवाल वगैरह लगाने में। ये समझते हुए चलेंगे कि ई एफ इंडिपेंडेंट है तो ई एंड एफ कंप्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा। खैर सवाल पे फोकस करते हैं, यहां पर आते हैं, बाकी बातें तो जानकारी आपने ले ही ली है। अब देखिए कहां से शुरू करते हैं, एक वेन डायग्राम बनाएंगे, पीई को शो करना चाह रहे होंगे। अगर हमें शो करना है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो मुझे शो दैट, हमें ये शो करना होगा कि पीई इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट की वैल्यू हम पीई इंटू पी एफ कंप्लीमेंट दिखा सके। अगर हम ऐसा कर पाए तो काम बन जाएगा। अब यहां पर देखिए, जो ये लेफ्ट हैंड साइड इसका लेते हैं और इसको लिखते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट।
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वेन डायग्राम से थोड़ा समझा रहा हूं आपको, जैसा बुक में भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे आप बात को पकड़ पाएं, क्योंकि वेन डायग्राम से चीज़ें ज़्यादा सरल हो जाती है। सैंपल स्पेस ले लीजिए और ये एक इवेंट E ले लेते हैं, ये एक इवेंट F ले लेते हैं। दिस इज E एंड दिस इज F, दिख रहा होगा बढ़िया से। अब अगर बात करें यहाँ पर, तो हम देखिए क्या क्या लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ E इंटरसेक्शन F कंप्लीमेंट की, तो E इंटरसेक्शन F कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, वो आएगा ये हिस्सा, देखिए ब्लैक वाला हिस्सा, क्योंकि E से आपको इंटरसेक्शन लेना जो F में नहीं मौजूद है, तो इतना ही हिस्सा आएगा ना, दिस इज E इंटरसेक्शन F कंप्लीमेंट। उम्मीद है आप पकड़ पाएंगे। इसी तरीके से इस हिस्से की बात करें, अगर मैं दूसरा ब्लू कलर लिख रहा हूं, ये देखिए इतने हिस्से की अगर मैं बात करूं, बताओ तो बेटा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है E कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन F। भाई E को छोड़कर बाकी सब, और F से इंटरसेक्शन ले लो, तो ये हो गया E कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन F। और ये बीच का हिस्सा क्या है, कोई और कलर, हरा रंग का कलर इस्तेमाल करता हूं, थोड़ा कम दिखता है, फिर भी देखूं पता नहीं कितना आपको दिख रहा है। इसकी बात करूं तो इसे आप लिख सकते हो E इंटरसेक्शन F। ये मैंने यहां पर मेरे ख्याल से जो पॉसिबिलिटी एक और बन जाता पॉसिबिलिटी के तौर पर, एक खाली वाला स्थान, और वो है ये जो एरिया, ये जो ब्लैंक एरिया, ये क्या है, ये है E कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन F कंप्लीमेंट। यानी इन चारों में जो भी यूज करना हो आप कर पाएंगे, सब कुछ लिख डाला जो बचा है। समझ पाए ना, ये ब्लैक वाला E इंटरसेक्शन F कंप्लीमेंट, ये ब्लू वाला ग्रीन वाला E इंटरसेक्शन F, और जो ये खाली स्थान भरो वो हो गया E कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन F कंप्लीमेंट। ये सारा कहानी आपकी बन गई। अब शुरू करते हैं सवाल। अब E इंटरसेक्शन F कंप्लीमेंट का मतलब है इस हिस्से को लिखना है, तो इस हिस्से को लिखने में क्या लिख सकते हो, इस PE में से ये जो E इंटरसेक्शन F वाला पार्ट है वो घटा दो। तो मैं यहां पर लिख देता हूं रेड कलर से, मैंने देखिए PE में से PE इंटरसेक्शन F वाला पार्ट घटा दिया। फिर से एक बार, PE देखिए ये पूरा है, इसमें से ग्रीन वाला टुकड़ा घटा दीजिए, तो इतना ही तो बचेगा जो ये निकालना था हमको। तो ग्रीन वाला टुकड़ा क्या है, E इंटरसेक्शन F। उम्मीद है दिख रहा होगा। इसको बड़े आराम से ऐसे लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, इसको लिख लीजिए PE E इंटरसेक्शन F पहली वाली इक्वेशन से, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, आसानी से आप इसको लिख सकते हैं PE इंटू PF बाई 1 लिख दो, या जो कुछ भी रिप्रेजेंट करना चाहते हो उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहां पर इन दोनों में PE ले लो कॉमन, बहुत आसान, 1 माइनस PF। ये देखिए 1 माइनस PF। अब दिमाग में हमेशा ये देखते रहो कि ये लाना था प्रूफ, और ये आ चुका है। इसे आप लोग लिखोगे PE, और 1 माइनस PF को लिख सकते हो PF कंप्लीमेंट। और ये क्या था, PE इंटरसेक्शन F कंप्लीमेंट। ये देखिए ये आप शो कर ले गए, शो करने का मतलब है हेंस E एंड F कंप्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बस कोई भी दिक्कत नहीं, बस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग। देखिए कितने एक ही पेज में ये सवाल खत्म हो गया। नोट कर लीजिए, शांति से देखिएगा, सब समझ में आएगा। और नोट के तौर पर ये आप जरूर पकड़े रहिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर E और F हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इसको मिलाते हुए चारों पेयर हमारे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। E एंड F कंप्लीमेंट, E कंप्लीमेंट F, E कंप्लीमेंट F कंप्लीमेंट, अब खुद तो EF था ही। मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे मेरी बात। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। उम्मीद आपने नोट कर लिया होगा। अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 बेटा। तो 14 को देखिए सॉल्व करते हैं। ये भी बड़ा आसान सवाल है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आपसे खूब पूछे जाएंगे बेटा। तो लिखा है इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ए बी इंडिपेंडेंट होने का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी, खटाक से लिख लो, ये इंफॉर्मेशन मैथमेटिकली हमें दे दी गई है। ये पी बी हो गया, क्यों? क्योंकि ये ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स।
then the probability of occurrence of at least one of A and B is given by this one. अब देखिए ये भी इसको भी एज ए थ्योरम आगे यूज करेंगे हम लोग। क्या मतलब है इसका? यहां जब लिखते हो P occurrence लिखोगे at least one of them between A and B, यही इसका मतलब है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम ए बी, यानी इन दोनों में से कम एक होना चाहिए। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? पी ए यूनियन बी। इन बात को नोट कर लिया जाए, नोट डाउन। ये बहुत जगह एग्जामिनेशन में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आएगा, और अगर आप भ्रमित हैं तो नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सेंटेंस लिखा है एटलीस्ट वन ऑफ देम, इसका मतलब पी ए यूनियन बी ही समझना होगा आपको। ठीक है, अब पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन पी बी। बहुत आसान से लिख सकते हैं, फॉर्मूला हम लोग क्लास 11 से लगाते आ रहे हैं। आगे चलो, इसको लिख लिया हम लोगों ने पी ए, इसको लिखे रहने दिया पी बी। यहां क्योंकि पहली वाली जो इक्वेशन थी इंडिपेंडेंट होने की वजह से इसको हम लिख देते हैं पी ए इंटू पी बी। यहां लिख दीजिए फ्रॉम वन या बाई वन, जो भी लिखाते हो वो आप लिख लेंगे साहब। अब यहां पर और आगे चलते हैं, इसको लिखे रहने देते हैं पी ए बेटा, और इसमें से पी बी ले लेते हैं कॉमन। तो ये वन माइनस पी ए हो गया, इसमें कोई परेशानी तो है नहीं, देखिए अच्छे से। अब इस सिचुएशन में क्या है कि पी ए को हम लोग लिख देंगे वन माइनस पी ए कंप्लीमेंट। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक, प्लस, और ये रहा आपका पी बी। पी ए को वन माइनस पी ए कंप्लीमेंट लिख दिया, और वन माइनस पी ए को लिख सकते हैं पी ए कंप्लीमेंट। इसको लिख सकते हैं पी ए कंप्लीमेंट। देखिए अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर हम लोग लिखेंगे वन माइनस पी ए कंप्लीमेंट प्लस पी बी इंटू पी ए कंप्लीमेंट। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, और यहां पर पी ए जो कंप्लीमेंट है वो हम लोग ले लेंगे कॉमन। तो वन माइनस यहां पर पी ए कंप्लीमेंट ले लिया कॉमन। जब कॉमन लोगे तो ये बचेगा वन, यहां बचेगा पी बी। अब देखिए इसको बड़े प्यार से आप लिख सकते हैं वन माइनस पी ए कंप्लीमेंट इंटू ये क्या हो गया पी बी कंप्लीमेंट, और यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड एच पी। जो प्रूफ करना था वो मैं दिखा देता हूं एक बार आपको। ये देखिए आपको वन माइनस पी ए कंप्लीमेंट इंटू पी बी कंप्लीमेंट लाना था, जो आप लाए हैं वन माइनस पी ए कंप्लीमेंट इंटू पी बी कंप्लीमेंट। इसको एज ए थ्योरम भी आगे यूज करेंगे, एज ए थ्योरम, जिससे सवाल आपके फटाफट हो जाएं। मतलब कहीं भी अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ जाए, मैं नोट डाउन कर रहा हूं जिससे आप पकड़ बना लें, कहीं पर ब्लैक कलर से पी ए यूनियन बी मान लीजिए निकालने का जिक्र हो गया, एट लीस्ट वन ऑफ देम, तो इसको आप वन माइनस पी ए कंप्लीमेंट इंटू पी बी कंप्लीमेंट एक फॉर्मूले की तरह ट्रीट करेंगे। इसको याद रखना होगा जिससे कि हमारा काम फटाफट बन जाए। तो एज ए थ्योरम, एज ए फॉर्मूला इसको इस्तेमाल करेंगे, जिससे खटाखट हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऊपर से आप नोट डाउन कर लें, नोट्स बना रहे हो तो थोड़ा सा मैं मिडिल ले लेता हूं, सेंटर, ये इसको नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ तक लाता हूँ, ये कहानी आपकी सेट हो जाती है। तो इस तरह आपने देखा कि एक्सरसाइज से पहले जो भी फंडा था वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इस सेशन में हमने क्या क्या सीखा, एक मिनट के अंदर मैं याद दिला देता हूँ आपको। हम लोगों ने शुरुआत की थी इंडिपेंडेंट इवेंट्स को सीखने से, कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स किसे कहते हैं। आपने देखा था कि किसी भी एक कोई इवेंट घट रही हो या ना हो, और दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर असर न डाले, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाती थी। इस पर क्वेश्चंस लगाए थे। फिर हम लोगों ने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि फिर डिपेंडेंट इवेंट्स कौन सी होती हैं, जो इंडिपेंडेंट नहीं होती वो डिपेंडेंट होती हैं। फिर इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का डिफरेंस बड़े सुंदर तरीके से समझा था, जो जानना आवश्यक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट अगर है तो उनको कब हम एक्सपेरिमेंट को कैसे हम इंडिपेंडेंट
एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, वो कब बोलते थे कि जब उनका सब पेयर, सारे इवेंट्स का पेयर आपस में इंडिपेंडेंट होता है तो एक्सपेरिमेंट को भी इंडिपेंडेंट बोल देते हैं। उसके बाद 3 इवेंट्स आ गई थी तो उनको कब हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट, वो भी सीखा था। फिर ये 3-4 सवाल आए थे जिसमें अंतिम 2 सवाल एग्जाम्पल्स के वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं, एज ए थ्योरम भी यूज किए जाते हैं। तो सब क्वेश्चन जो एग्जाम्पल के वो तो लगने ही चाहिए और कुछ चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए जैसे फॉर्मूला आगे हम लोग इस्तेमाल करते रहेंगे। तो उम्मीद है ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने बात की, समझाने का पूरा कोशिश किया। उम्मीद है मैं सफल हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। नोट जरूर बनाइएगा। जैसा मैंने हर बार कहा है कि अगर इन वीडियो लेक्चर्स को आप सीक्वेंस में देखते जाएंगे, मेरा वादा है आपसे, आप प्रोबेबिलिटी के मास्टर बन जाएंगे। बहुत लोग प्रोबेबिलिटी से घबराते हैं लेकिन आप नहीं घबराएंगे, ये पक्का है। बस आप सीक्वेंस में देखते जाइए, छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूं पकड़ लीजिए। यू विल बी अमेज्ड from these lectures. Thank you very much. Wish you all the best.